हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट हो रहे होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि हमें पहले से सिलेबस का कोई निर्धारण नहीं था। अब हमारे पास एक सिलेबस हो गया है, हम सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, यानी कि आज का दूसरा लेक्चर है, इसमें आज हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 15 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और साथ में इन 15 प्रश्नों में जो भी और प्रश्न बन रहे होंगे उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, जितने भी मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। इसके साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसपे हम डेली क्विज पोल डालते हैं, साथ में आपका जो PDF नोट्स होता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। आपके एग्जाम संबंधी नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का पहला प्रश्न है, ये यहाँ पे मेंशन है। ये कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आहार एवं इनकी कमी से होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। यानी कि आहार एवं आहार से संबंधित बीमारियों का जो अध्ययन होता है, इसको हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत, या फिर रसायन विज्ञान के अंतर्गत, या फिर पोषण विज्ञान, या फिर आपका भौतिक विज्ञान। तो देखिए, आपका जो आहार यानी कि आपका जो फूड होता है, और अगर फूड्स की कमी से कोई बीमारी हो रही है तो इसकी जानकारी हमें लेनी है, तो ये हमें पोषण विज्ञान यानी कि न्यूट्रिशन साइंस के द्वारा क्या पता चल जाता है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या सही जाएगा? ये आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। देखिए, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आपके पोषण विज्ञान आते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के अंतर बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि जीवों के बारे में जो भी हमको अध्ययन करना होगा, तो जीव क्या होते हैं? पोषण यानी कि आहार लेते हैं, ठीक है। उनको एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें इसमें पोषण विज्ञान के अंतर्गत इसकी पढ़ाई करनी होगी। तो जो लोग ये समझ के रखे हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आहार की पढ़ाई होगी, तो नहीं होगी भैया, पोषण विज्ञान के अंतर्गत होगी, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक है? यानी कि कौन सा पोषक तत्व होता है, यानी कि न्यूट्रिशन एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, जो कि आपके शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, और आपका क्या है? खनिज पदार्थ है। तो देखिए, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करता है? ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ऊर्जा से ही है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। और प्रोटीन क्या होता है? ये आपके शरीर में क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है, ठीक है। टूटे फूटे जो आपके टिश्यू होते हैं, इनको क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे वसा होते हैं, ठीक है, वसा भी यहाँ पे आपको क्या देता है? एनर्जी देता है, लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है। ये क्या होता है? आपके बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद में आपको ये, जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की कमी आ जाती है, तब ये क्या देता है? आपको एनर्जी देता है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये है कि अगर हम 1 ग्राम फैट ले रहे हैं, ठीक है, कितना? 1 ग्राम अगर आप फैट ले रहे हो, तो इसमें आपको कितना एनर्जी मिलेगा? इसमें आपको 9.3 किलो कैलोरी का यहाँ पे एनर्जी आपको मिलेगा। और अगर यहाँ पे हम बात करें 1 ग्राम किसकी? 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो इसमें आपको कितना एनर्जी मिल जाएगा? 1 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट में आपको 4.2 किलो कैलोरी का ऊर्जा यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो 4.2 से 4.3 तक किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वाला होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है, जबकि फैट आपका क्या होता है? स्टोर हो जाता है और कुछ दिनों के बाद एनर्जी देता है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में समाप्त हो जाता है, ठीक है। और जो आपके प्रोटीन होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो आपके कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन में आपके कौन कौन चीज़ें पाई जाएंगी? आपका कार्बन पाया जाएगा, आपका हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है, आपका क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा, और उसके बाद में आपको नाइट्रोजन और आपका सल्फर पाया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, किसमें? प्रोटीन में, ठीक है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो ब्रेजिलियस ने क्या किया था? प्रोटीन की खोज किया था। किसने किया था? ब्रेजिलियस ने आपका यहाँ पे प्रोटीन का खोज किया था, ठीक है। किसने? ब्रेजिलियस ने प्रोटीन का खोज किया था। तो इन सब चीज़ों को आप लोग क्या करिएगा? थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड अभी तक खोजा चुका है, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं ये आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अभी तक कुल मिला के 20 प्रकार का अमीनो एसिड यहाँ पे क्या किया गया है? खोजा जा चुका है, ठीक है।
चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यही सेम है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऊर्जा आपको किससे मिलती है, प्रोटीन से मिलती है या फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है या फिर आपके खनिज पदार्थ से मिलती है या फिर आपके विटामिन से मिलती है। तो देखिए जो ऊर्जा है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा और साथ साथ में आपका अगर यहाँ पे वसा होता तो वसा से भी आपको क्या मिलता है, वो ऊर्जा मिलता है। ठीक है, जो आपके विटामिन होते हैं, विटामिन का क्या काम होता है, तो आपके बॉडी में जो उपापचयी क्रिया हो रहे हैं, ठीक है, उपापचयी क्रिया हो रहे हैं, इन क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रिया के दर को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं भैया अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत भाग आपका पानी होता है, 50% होता है या फिर 70 या फिर 80 या फिर आपका 90%। तो देखिए जो सही आंसर जाएगा ये आपका यहाँ पे जाएगा 70%। जो मानव शरीर होता है इसमें 70% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि सुरक्षात्मक आहार कहलाता है, यानी कि जो प्रोटेक्टिव फूड है ये क्या होता है। ठीक है, सुरक्षात्मक आहार क्या होता है, जो शरीर का गठन करता है या फिर जो शरीर को बीमारी से बचाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो शरीर को आधार बनाता है। तो जो आपका सुरक्षात्मक आहार है ये क्या होगा, जो शरीर को बीमारियों से बचाता है, ये क्या हो जाएगा, आपका सुरक्षात्मक आहार कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आपका शरीर बीमारियों से बचा रहेगा तो इसमें से और सब चीज़ें होंगी, जो शरीर का गठन भी होगा, ठीक है, उसको ऊर्जा भी मिलेगा और सर पे उसका आधार भी हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर में अगर बीमारी नहीं होगी तो हमें सुरक्षात्मक आहार के मतलब हो जाएगा कि जो शरीर में बीमारी से बचाता है वो क्या कहलाता है, सुरक्षात्मक आहार कहलाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भोज्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थ होते हैं में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खनिज तत्व कहलाते हैं या फिर पोषक तत्व कहलाते हैं या फिर रासायनिक तत्व कहलाते हैं या फिर खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें जो भोज्य पदार्थों में खाने के लिए जो रासायनिक तत्व होते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो आपके पोषक तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पोषक तत्व कहलाएंगे या फिर आप इंग्लिश में कहें तो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो पोषक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस जो हमारे दिए हुए हैं भैया 2 हैं, 3 हैं, ठीक है, 5 हैं और डी हमारा 6 है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला जाएगा। आपके जो मानव शरीर होता है यानी आपका जो शरीर होता है इसमें 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोटीन किस अम्ल से बने होते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ाया था कि प्रोटीन कितने मतलब अमीनो एसिड से मिलके बना है या फिर कितने अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है, तो यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। प्रोटीन किस अम्ल से मिलके से बने होते हैं। जो ऑप्शन हमारा है सॉबनी अम्ल, एमिनो अम्ल, जेमनी अम्ल और कैमनी अम्ल। तो देखिए भैया जो अमीनो एसिड होते हैं या फिर आप कहिए अमीनो अम्ल, ठीक है, एमिनो एसिड ये किससे बने होते हैं, सॉरी एमिनो एसिड से क्या बना होता है, एमिनो एसिड से आपका यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका, प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी तक कुल 20 एमिनो एसिड यानी कि 20 अमीनो अम्ल खोजा जा चुका है। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल खोजा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए कितने अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हमारा है 20, 24, 28 और 32। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे 24 नहीं होगा 22 होगा, सॉरी 20 होगा। ठीक है, क्योंकि 20 अभी तक खोजे जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जिस अमीनो अम्ल का मानव शरीर पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं कर सकते उसे कहते हैं। तो जब मानव शरीर पर्याप्त मात्रा में अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं कर सकता है तो उसको हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि प्रोटीन का सस्ता स्रोत है।
प्रोटीन का सस्ता स्रोत है? मांस है या फिर मछली है या फिर दालें हैं या फिर तेल हैं? तो जो आपके दालें होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और अगर बात करें सोयाबीन की तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन अभी तक देखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वसा का मुख्य स्रोत है, यानी कि जो वसा है उसका मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? घी हो सकता है या फिर अनाज या फिर दालें या फिर फल? तो भैया वसा यानी कि फैट में सबसे ज़्यादा किस में फैट पाया जाएगा? तो फैट आपके दूध, घी, इन सब में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। अगर फल की बात करें तो फल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? विटामिन पाया जाएगा। ठीक है, विटामिन पाया जाएगा। दालें में क्या पाया जाएंगी? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, दालों में आपके क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। आपके जो अनाज है, अनाज में सब चीज़ें विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें मिक्स रहेंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जब हम विटामिन का लेक्चर ले रहे थे, यानी कि इससे पहले वाला लेक्चर ले रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने 30 प्रश्न को सॉल्व किया है विटामिन से। तो इसमें हम लोगों ने विटामिन ए के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग, ठीक है, उसके अदर नेम क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका विटामिन से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे आपके कवर हो जाएं, क्योंकि आपके न्यूट्रिशन में भी विटामिन से प्रश्न बनेगा और साथ साथ में एक अलग से विटामिन का टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ को आप देख लीजिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, और अगर हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विटामिन B1, यानी कि इसका रासायनिक नाम B1 का क्या होता है? थायमीन होता है। कि कमी से कौन रोग होता है? विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन की कमी से आपको बेरी बीमारी हो जाती है। इन सब प्रश्नों को हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, विटामिन B1 का जो अदर नेम है, यानी कि इसको जनरल क्या कह सकते हैं? तो इसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम विटामिन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? डाइजेस्टिव विटामिन के रूप में जानते हैं। ठीक है, इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका विटामिन बी या फिर विटामिन B1 होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? राइस हो सकता है। ठीक है, तो आपको लेक्चर कैसा लगा है कृपया इसको कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे और लेक्चर चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर हम देने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा लोग को आप शेयर कर देंगे तो ये लाइव क्लासेस एक दिन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।